Hello, this is Dr. Krishan. I am ENT surgeon based in Delhi and I am co-convener of Indian Medical Association Juniors Doctor Network Delhi NCR. आज हम बात करेंगे रामदेव का जो स्टेटमेंट था एलोपैथी और मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स को लेके उसके स्टेटमेंट की एनालिसिस करेंगे और उसकी सोशियोपैथोलॉजी स्टडी देखेंगे और साइकोलॉजी ऐसे लोगों की साइकोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे और हमारा अप्रोच कैसे होना चाहिए ऐसी चीज़ों को से को टैकल करने के लिए बीइंग अ मेंबर ऑफ दिस मॉडर्न मेडिसिन फ्रेटर्निटी। सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहीं ना कहीं हम भी रिस्पॉन्सिबल हैं कि रामदेव जैसे लोग बार बार ऐसे स्टेटमेंट देते रहते हैं, उनका मनोबल बढ़ता है हमारे कुछ ना करने से। सो इस बार हमें एक स्ट्रिक्ट ओपिनियन, एक स्ट्रिक्ट अपोजिशन करना है और ऐसे लोगों को ऐसा इंश्योर करना है कि ऐसे लोग दोबारा ऐसे लूज स्टेटमेंट ना दें मॉडर्न मेडिसिन को लेके या मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स को लेके। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि रामदेव का ये पहली बार ऐसा नहीं है कि रामदेव ने मॉडर्न मेडिसिन या डॉक्टर्स पे बोला, या फिर हम ये समझ सकते हैं रामदेव का जो बिहेवियर है काफ़ी अनप्रोफेशनल है। वो लोगों को ऐसे इंडिविजुअल कमेंट भी करता है। उन्होंने राहुल गांधी से लेके बाकी पॉलिटिशियंस को भी काफ़ी ऐसे लूज कमेंट किया है जो कि उनकी मतलब कि किसी के कैरेक्टर पे एलिगेशन लगाने से लेकर वो है। उसके साथ साथ इस बार उन्होंने बोला रेमडेसिविर फेल है, जितने लोग ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरे उससे ज़्यादा लोग मॉडर्न मेडिसिन की दवाइयों से मरे हैं। सो मैं रामदेव से पूछना चाहूँगा कि आपको क्या बेसिक क्वालिफिकेशंस है मॉडर्न मेडिसिन में जो आप ऐसी बातें करते हो? आपको पता है स्टेरॉयड कैसे काम करता है, रेमडेसिविर कौन सी क्लास ऑफ ड्रग में आता है, रेमडेसिविर कैसे काम करता है हमारे शरीर में, और इसके साथ साथ बाकी जो प्लाज्मा थेरेपी, आपको पता है प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा ब्लड का कितना परसेंटेज होता है। जो इंसान फॉर्मल स्कूलिंग तक नहीं किया है उससे हम मेडिकल एजुकेशन की बेसिक नॉलेज की क्या उम्मीद कर सकते हैं। और मेडिकल प्रोफेशन और मेडिकल प्रैक्टिस जो कि हाईली अनप्रिडिक्टेबल है, कई यहाँ 1+1=2 नहीं होता, 1+1 7 भी हो सकता है, 1+1 5 भी हो सकता है, 1+1 0 भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है अदर सर्कमस्टांसेस में, और इसको समझने के लिए हमारी डॉक्टर्स की 10-10, 15-15, 20-20 साल लग जाती है। कई लोग इसके बाद भी पेशेंट्स को कई ऐसी बीमारियां आती हैं जो लोगों के समझ में नहीं आती है हम लोगों के। सो ये चीज़ तो काफ़ी निंदनीय है कि एक इंसान जो कि इस फॉर्मल स्कूलिंग भी नहीं लिया है वो ऐसे कमेंट करे मॉडर्न मेडिसिन को लेके। सो जो एक ट्रेंड होता जा रहा है कि डॉक्टर्स लुटेरे हैं, मॉडर्न मेडिसिन खराब है, एक फैशन बनता जा रहा है। बीइंग अ मेंबर ऑफ दिस मॉडर्न फ्रेटर्निटी, ये हमारा रोल है, ये हमारा कहीं ना कहीं हम शांत रहते हैं, हम पेशेंस रखते हैं, हम चीज़ों पे काउंटर नहीं करते, एग्रेसिव होके हम गलत चीज़ों को रोकते नहीं हैं। ये हमारा जो अप्रोच है ये कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबल है। व्हेन आई वाज परस्यूइंग माय एमबीबीएस 7-8 years ago, सो हम देखते थे कि कोई भी स्ट्राइक होता था तो हमारे स्ट्राइक्स होते थे और हम जो जेन्युइन डिमांड्स है, ऐसा नहीं है कि हमारे खुद के डिमांड्स होते थे, ऐसे डिमांड्स होते थे कि जो इसेंशियल ड्रग्स है वो हॉस्पिटल में हो, या जो हमारी वर्किंग कंडीशंस हो, जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी को काम करने के लिए, साफ पानी, साफ ड्यूटी रूम, साफ हॉस्टल, ये सब मिले। इसके लिए जो हमारे स्ट्राइक्स होते तो उसमें भी हमने देखा कि एक कॉमन यूनिटी नहीं होती थी हमारे फ्रेटर्निटी में, या फिर ऐसा भी होता था कि हमारा जो अप्रोच है वो वेलफेयर टुवर्ड्स वेलफेयर होता है, पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच होता है कि हम ये बोलते थे कि रूटीन ओपीडी बंद कर दो लेकिन इमरजेंसी मत बंद करो, जो कि और ये कहीं ना कहीं मतलब मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूं कि आप इमरजेंसी मत बंद कराइए, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो अप्रोच है हमारा थोड़ा लेगडेसल अप्रोच है कि हम स्ट्रिक्टली काउंटर नहीं करते, हम अटैकिंग मोड में नहीं होते किसी भी इश्यू को लेके। ये कहीं ना कहीं हमारे फेलियर को दर्शाता है। सरकार आज भी हमें सोचता है कि एक डॉक्टर एक वोट बैंक, 100 जनता भले वो इलिटरेट हो बट 100 वोट बैंक बनती है। तो इस डेमोक्रेटिक कंट्री में हर चीज वोट बैंक से डिसाइड होता है। सो हमें इस बार हमें एक प्रॉपर प्रेशर को बन के अपना प्रेजेंस दिखाना पड़ेगा, और जो कि हमारी डिमांड जेन्युइन है। आज मॉडर्न मेडिसिन ने
जो कोरोना की वजह से 1.5 साल से कोरोना पेंडेमिक है, वेव 1 आया, वेव 2 आया, आज के टाइम में वेव 3 आ रहा है, मिनी पेंडेमिक म्यूकर के आ चुके हैं, म्यूकर माइकोसिस के, अभी ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस के साथ येलो फंगस के केसेस आ रहे हैं। सो जो डेथ रेट है कोरोना की वजह से वो 1 से 2% के बीच ही रहा, बाकी 98% पेशेंट बचे हैं। और ये किस लिए बचे हैं? ये मॉडर्न मेडिसिन की देन है। वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ी ड्राइव है। वैक्सीनेशन, रामदेव ने वैक्सीनेशन को भी क्रिटिसाइज किया है कि जो कि हमारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य पॉलिसी का बहुत विभिन्न अंग है कोरोना के खिलाफ, उस पे तो ये कहीं ना कहीं हमारी राष्ट्रीय पॉलिसी के अगेंस्ट भी अटैक है। और जो लोगों का, अगर आप वो इंसान हो जो कि पब्लिक स्फीयर, सोशल लाइफ में एक जानी मानी हस्ती हो, लोग जानते हैं, लोग फॉलो करते हैं रामदेव को किसी न किसी कारण से, चाहे उन्होंने जो योगा का प्रचार किया देश में, विश्व में, उसकी वजह से, चाहे उनका आयुर्वेदा में जो भी प्रमोशन में जो काम रहा उसकी वजह से, लोग जानते हैं, लोग इस फॉलो करते हैं। और अगर आपको इतने लोग फॉलो करते हैं तो आपको सोच समझ के ही पब्लिक स्फीयर में, सोशल लाइफ में ऐसे कमेंट देना चाहिए। अब जब भी आप ये सब चीजें कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं आपकी इमेच्योरिटी, आपका गलत इंटेंशन दिखाता है। और ये सब कि जो चीजें हो रही हैं ये कहीं ना कहीं किसी बैकग्राउंड में है, ये कहीं ना कहीं रामदेव की पतंजलि का जो कोरोनिल प्रोडक्ट आया था उसके प्रमोशंस और उसकी वजह से है। रामदेव जैसा इंसान जो कि फुल्ली बिजनेस माइंडेड है, उसको ना तो लोगों के स्वास्थ्य से, ना तो देश की वेलफेयर से, ना तो लोगों के भले से, इससे कोई मतलब नहीं है। ये हम कई बार पहले भी देख चुके हैं। रामदेव के हर एक प्रोडक्ट में हजार कमियां हैं और उसके हर एक प्रोडक्ट एक टेम्पररी सोल्यूशन देता है। ये अगर जो मेडिकल, जो रामदेव के प्रोडक्ट को स्टडी करते होंगे या देखते होंगे उनको पता हो। मैं मेडिकल फ्रेटर्निटी के सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमें, अब हम चुप काफी टाइम रहे और रामदेव ने काउंटर अटैक कमेंट देना शुरू किया, कंटिन्यू करता रहा। अब हमें, अगर रामदेव जैसे लोग को, जो कि लाला रामदेव टाइप या फिर सेठ रामदेव टाइप लोग हैं, जो कि बिजनेस माइंडेड है, टोटली बिजनेस, उनको ना तो आयुर्वेदा के प्रमोशन से, ना तो देश के भले से, ना तो लोगों के स्वास्थ्य से कुछ नहीं करना। उनको करना है कि मेरे पास पैसे आए, मेरा रेवेन्यू आए, मेरी प्रॉफिट आए, मेरी कंपनी प्रॉफिट में हो। मैंने एक कोरोनिल बनाया, कोरोनिल के बारे में कोई ट्रायल पब्लिश्ड नहीं है, जो लैब ट्रायल पब्लिश्ड है वो मछलियों पे है, मछलियों के बेसिस पे। और रामदेव जैसा झूठ बोलने वाला इंसान तो पहले की भारत सरकार ने, डीजीसीआई ने अप्रूव किया। जब उन्होंने इनकार कर दिया कि हमने नहीं अप्रूव किया है, तो उन्होंने बोला डब्ल्यूएचओ ने भी इनकार कर दिया। तो मतलब ये इंसान जिसने इतनी बार इतने सीरियस मैटर को लेके झूठ बोलता रहा, उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा क्राइम कर रहा है। क्राइम क्या कर रहा है? क्राइम ये कर रहा है कि जो 60 से 65 साल में भारत सरकार में हजारों करोड़ों, लाखों करोड़ों रुपए लगा के जो हेल्थ की अवेयरनेस, इंस्टीट्यूशनल हेल्थ डिलीवरी सीकिंग बिहेवियर जो एक होता है कि हमें जरूरत है स्वास्थ्य की, तो हम मॉडर्न मेडिसिन का, पुराने जमाने में ये होता था कि लोग बीमार होते थे, बाबा हकीम झाड़ फूक के पास जाते थे और कहीं ना कहीं डेथ हो जाती थी, जिसकी वजह से अलग अलग बीमारियां में, कॉलरा, तपेदिक, बाकी जॉन्डिस, सब में काफी मोर्टेलिटी थी, मैटरनल मोर्टेलिटी। लोग घर में डिलीवरी करते थे, कॉम्प्लिकेशंस होता था, बच्चा मरता था, जच्चा भी मरता था, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बढ़ता था, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बढ़ता था, देश की हालत काफी दयनीय थी। सो ये जो सरकार ने, चाहे वो अवेयरनेस कैंपेन लगाए, अस्पताल में इन्वेस्टमेंट करके उनकी सुविधाएं बढ़ाई, कहीं ना कहीं इससे लोगों का ट्रस्ट बढ़ा अस्पताल पे। और ये ट्रस्ट एक दिन में नहीं बढ़ा, ये ट्रस्ट ग्रेजुअली बढ़ा। जो 60-65 साल के सरकार के प्रयास थे वो बढ़ा, तो उससे बढ़ा। और ये रामदेव जैसे लोग जो कि कभी भी लूज कमेंट, जो कि दैट इज नॉट बेस्ड ऑन ट्रूथ, सच्चाई पे वो बेस्ड नहीं है, वो रामदेव की प्रमोशनल, अपनी प्रोडक्ट्स की प्रमोशन की स्ट्रेटजी है वो, कि मॉडर्न मेडिसिन का अल्टरनेटिव। अगर हम मॉडर्न मेडिसिन को ब्लेम कर दिए तो लोग हमारे प्रोडक्ट लेंगे, और लोग प्रोडक्ट लेंगे तो रेवेन्यू आएगा। रामदेव जैसे इलिटरेट गवार, जिन्होंने फॉर्मल एजुकेशन कुछ नहीं ली, उनसे कुछ उम्मीद नहीं किया जा सकता। मतलब एक एवरेज भारत का जो सिटीजन है, जो अपना काम कर रहा है, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए रोज का कमा रहा है, उससे भी दयनीय, उससे भी गंदी मानसिकता है रामदेव जैसे लोगों की। सो मैं ये कहना चाहूंगा कि इसके अलावा
हम ये क्या कर, आज के समय में हम बीइंग अ डॉक्टर दो चीजें कर सकते हैं। एक तो सबसे पहले इसको फर्क तभी पड़ेगा क्योंकि इसको कितनी बारी इन्होंने रामदेव ने माफी मांगी, माफी मांगने के बाद फिर देता है सेकंड स्टेटमेंट, फिर माफी मांगता है, अपने स्टेटमेंट लेता है, फिर देता है। सो मतलब वो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है उसका, उसे अटेंशन चाहिए पब्लिक स्फेयर में, तो वो ऐसा करते रहेगा। अगर हमें बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ मेंबर ऑफ दिस मॉडर्न मेडिसिन फ्रेटर्निटी, अगर हमें कुछ करना है तो हम एक कंपेन चला सकते हैं, एक्सपोज द पतंजलि प्रोडक्ट के नाम से। और इसमें पतंजलि के जितने प्रोडक्ट हैं, एक एक प्रोडक्ट को हम अपने स्पेशलिटी के हिसाब से लेके उन्हें एक्सपोज कर सकते हैं, उनकी रियल सच्चाई जनता के सामने ला सकते हैं कि ये प्रोडक्ट में क्या खमियां हैं, क्या नहीं, क्या मतलब क्या एक्सेस में चीजें ब्रेक की जा रही है प्रोडक्ट के बारे में, ये सब हम बता सकते हैं। और इससे जनरल पब्लिक में अवेयरनेस फैलेगा, लोगों को चीजें सच्चाई पता चलेगी। दूसरी चीज की वी मस्ट शो आर रिजेंटमेंट, वो किसी भी वे में हम कर सकते हैं, अलग अलग कंपेन्स कर सकते हैं, जरूरत पड़ी तो स्ट्राइक पे भी जा सकते हैं। और इससे हम तब तक हम अपनी रिजेंटमेंट नहीं बंद करेंगे जब तक कि दिस रामदेव बिजनेसमैन रामदेव इज अरेस्टेड। अब हम बात करेंगे कि क्या मतलब जो रामदेव जैसे लोग जो कि ठेकेदार बन रखे हैं आयुर्वेदा के, क्या आयुर्वेदा इससे पहले नहीं था? आयुर्वेदा पहले से था। आयुर्वेदा जो है वो काफी पुरानी पैथी है, वो भारत में चरक संहिता, सुश्रुत संहिता काफी टाइम से, काफी पहले से है, हजारों सालों पहले से, 3000 4000 साल पहले से है। सो क्या रामदेव जो ठेकेदार बन रहे हैं, क्या रामदेव ही आयुर्वेदा का? मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हिमालय है, बैद्यनाथ है, ये कंपनीज ऐसे हैं जिन्होंने रियली आयुर्वेदा के प्रोडक्ट बनाए हैं। इन्होंने कभी दूसरी पैथी के लोगों पे कमेंट नहीं करना, काफी इनका कोई अनप्रोफेशनल बिहेवियर नहीं था। इन्होंने अपने काम पे फोकस किया। ये कंपनियां देश में 130-120 सालों से, कई कंपनियां 100 साल से ज्यादा हो गए हैं। और पतंजलि की आप इतिहास देखेंगे, 15 साल पुरानी कंपनी है, जिन्होंने और जिनके रामदेव जैसे लोगों के हाथ काफी खून से रंगे हुए हैं। इसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा, मीडिया में रेगुलर न्यूज आते हैं, सबको ये सच्चाई पता है उन्होंने क्या किया है। जमीन पे कब्जा, लोगों का ये वो करना। और मैं ये भी बोलना चाहूंगा, जो एक ये चलाया जाता है कि रामदेव बाबा, कहाँ से बाबा है रामदेव? जो ऐसे जिसको अपनी बातों पे कंट्रोल नहीं है, जो किसी को कुछ भी बोल रहा है, लांछन लगा रहा है किसी पे, कभी डॉक्टर्स पे लगा रहा है, कभी किसी दूसरे पॉलिटिशियंस पे लगा रहा है, कहाँ से वो बाबा है? सो ये जो धारणा हम सब ने बना रखी है, या वो जो रामदेव जैसे इलिटरेट लोग जो धारणा बना रखे हैं, इनको बदलना होगा। ये चीज, इसकी सच्चाई सामने लानी पड़ेगी, चाहे रामदेव के प्रोडक्ट्स की, पतंजलि के प्रोडक्ट की, या रामदेव जैसे लोगों की। दूसरी चीज मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अभी हाल में न्यूज आई थी पतंजलि कोविड केयर सेंटर की। पतंजलि ने कोविड केयर सेंटर, और वहां पे बदहाल मीडिया में रिपोर्ट्स आई थी, बदहाल पेशेंट के साथ कोई सुविधा नहीं। तो ये हमें साफ पता चल सकता है कि पतंजलि, रामदेव के एक स्टेटमेंट आया था कि मुझे स्वास्थ्य विभाग संभालने को दी जाए वगैरह। सो आपको हमें सब साफ पता चलता है कि जो जिससे एक पतंजलि का कोविड केयर सेंटर नहीं संभल रहा है, वो देश की स्वास्थ्य सुविधा के साथ क्या करेगा। सो मैं सारे मेंबर्स ऑफ द मॉडर्न मेडिसिन फ्रेटर्निटी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चीज को इस स्ट्रिक्ट रिजेंटमेंट दिखाया जाए, अलग अलग कंपेन चलाया जाए, एक्सपोज द पतंजलि प्रोडक्ट, एक्सपोज द बिजनेसमैन रामदेव एंड के नाम से। और तब तक इस ये जो रेवोल्यूशन हम क्रिएट कर रहे हैं, ये तब तक शांत ना हो जब तक रामदेव को अरेस्ट ना किया जाए और प्रॉपर आईपीसी की धाराओं के तहत उसके अगेंस्ट कड़ी से कड़ी कार्रवाई ना की जाए। धन्यवाद।